जिसका डर था वही हुआ। अब पीटीए लकीर पर सांप तो निकल चुका है। किसे डसेगा, कहां डसेगा, कैसे डसेगा, कहां नहीं जा सकता, बस इतना तय है कि डसेगा जरूर। नमस्कार, आपके साथ मैं स्वप्निल। हम आपको, खुद को या किसी को भी कोस नहीं रहे, ना ही डरा रहे, पर अगर इतिहास से कुछ सीखा हो तो जान लीजिए डरना जरूरी है। अब सवाल है कि डरना किससे है? जवाब है उसी से जो 2 साल से दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। और डरना क्यों है, उसके लिए यह रिपोर्ट देखिए। सुनिए डराने वाली खबर, आ गई तीसरी लहर। लापरवाही कर गई खेल, कोरोना का ब्रेक फेल। कहीं हुई रैली, कहीं लगा मेला, वायरस कर गया खेला। अब नहीं रहा कोई शक, संक्रमण फैला बेधड़क। अब की बार महामारी का तीसरा वार। तो अब क्या होगा, आने वाला कल कैसा होगा, क्या कुछ हो सकता है, आज बात उसी की। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शीतू सिंह पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर समीर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। और डॉक्टर समीर, अब देखिए, कुछ सरकारों ने, राज्य सरकारों ने माना तीसरी लहर आ गई, कुछ राज्य सरकारें अभी नहीं मान रही हैं। देश के लेवल पर भी सरकार ने इनडायरेक्टली संकेत दिए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स श्योर हैं कि तीसरी लहर आ चुकी है। क्या कारण है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात करते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, जब हम कहते हैं अभी शुरुआती दिनों में जिस तरह से हमारा जो टेस्टिंग चल रहा था स्पेसिफिकली ट्रैवलर्स को लेके, और उनका फिर हम आगे जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे, हम बता रहे थे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है। पर जब अब बिना नॉन ट्रैवलिंग या कोई ऐसी हिस्ट्री, उन सब में भी इस तरह से वेरिएंट आ रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर 80% के करीब ओमिक्रॉन वेरिएंट है। और ग्लोबली भी आप जो ट्रेंड देखें, उसी तरह का ट्रेंड अभी इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि एकदम से स्पाइक बहुत ज्यादा हुई है, काफी अधिक नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। दिल्ली में तो इवन इसको अब 5th वेव कह रहे हैं, इंडिया में 3rd वेव का जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि केसेस तो बढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डबलिंग रेट जो हम पहले 3 दिन बता रहे थे, अब वो 2 दिन हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 3rd वेव की एंट्री हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि हम पहले से बात कर रहे थे कि अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो निश्चित तौर पे केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो केसेस तो बढ़ रहे हैं अभी काफी ज्यादा, और डबल से भी ज्यादा। एक काउंटर, डॉक्टर समीर, एक काउंटर लें। आप भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि 3rd वेव आ चुकी है, तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, लेकिन केसेस तो वही दूसरी लहर में जिसने कहर ढाया था, डेल्टा, उसी के सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओमिक्रॉन भी अपने नंबर्स बढ़ा रहा है, लेकिन केसेस एक बार फिर डेल्टा के ही हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उतना वहां पर हम ज्यादा अधिक जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं और बताते हैं कि कौन सा वेरिएंट है। पर आरटीपीसीआर जांच जो हम करते हैं उससे सिर्फ संक्रमण का पता लगेगा, वेरिएंट कौन सा हम ये नहीं बता सकते। पर अभी फिलहाल जो मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं तो वहां प्रीडोमिनेंट वेरिएंट ओमिक्रॉन है, और केसेस जो बढ़ रहा है, हाँ डेल्टा वेरिएंट भी इंफेक्शियस था पर इतना अधिक इंफेक्शियस नहीं था, पर हर राज्यों के अंदर इन्फेक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये डेल्टा की वजह से तो नहीं, ये ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ सकती है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये 3rd वेव के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं कि डेल्टा ने भी अपने आप को इम्प्रूव्ड वर्जन में बना लिया है, या फिर मैं कहूं कि हम इतनी जांचें नहीं कर पाए इसलिए हमें श्योर नहीं है नंबर्स ओमिक्रॉन के ज्यादा होंगे? हाँ देखिए, इसको हम ग्लोबली ट्रेंड से भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं। अगर मतलब नंबर दिल्ली में जिस तरह से एक्सपोनेंशियली काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, पर हॉस्पिटलाइजेशन और वो उतना अधिक नहीं बढ़ रहा। तो ये वाला ट्रेंड हमारा जो ओमिक्रॉन का है, कि जिसके लिए हम मान रहे हैं कि वो हाईली इन्फेक्शियस है। तो जब हाईली इन्फेक्शियस कोई किसी तरह का वेरिएंट होता है तो उसको फिर हम कोरिलेट करते हैं। और दूसरा, जितनी जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है उससे भी यही सब निकल कर आ रहा है। अभी जो रैंडम हमारे 70% सैंपल्स में, बल्कि 80% सैंपल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। और उसके अलावा एक चीज आप इसके अंदर ये भी देखिए कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस है, मतलब जो डबली वैक्सीनेटेड लोग हैं, जैसे बाहर भी है
या री इन्फेक्शन भी है, जिनको पहले डेल्टा वेरिएंट से जो इन्फेक्ट हुए थे या जिनको दोनों डोज लगी है, संक्रमण उनमें भी देखा गया है। तो सारे जितने साइंस हैं सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो वेव है ये ओमिक्रॉन ड्रिवन आ रही है। ठीक है, देखिए एक बात मैं यहाँ पे अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है कि अभी इंफॉर्मेशंस भी लेट मिल रही हैं। जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम सैंपल्स भेजते हैं, मरुधरा की बात कर लें तो मरुधरा में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है और हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस मशीन पर शायद इतना भरोसा नहीं है, इसलिए रीचेकिंग के लिए उसे पूना भेजा जाता है। फिर हम पूना से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार करते हैं और तब तक तो ओमिक्रॉन चूंकि ऑलरेडी काफ़ी तेज फैलता है, वो गेम कर ही देता है। डॉक्टर शीतू, देखिए अब ये जो तीसरी लहर है, अब कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन अब अगर हम एप्पल लेने जाएं तो वो भी खतरे से काली नहीं है। एप्पल लेने गए और डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं, ये फिर वो सिचुएशंस आ गई हैं। तो देखिए क्या है कि 24 नवंबर को ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में एंड इंडिया में 1 दिसंबर। सो विद इन 7 डेज ओमिक्रॉन यहाँ तक पहुंच गया एंड WHO के डेटा के हिसाब से ओमिक्रॉन एक 50 म्यूटेशन वाला वेरिएंट है जो कि फाइनली इट विल टेक ओवर ऑल द अदर वेरिएंट्स। तो फाइनली बाकी कोई वेरिएंट नहीं रहेगा, ओमिक्रॉन रहेगा। तो ओमिक्रॉन के जो म्यूटेशंस हैं, दीज आर वायरस हमेशा म्यूटेट होता है, तो ये कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये जो वेरिएंट है ये इसके साथ ये पाया गया है कि इसमें यंगर एज ग्रुप ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, इनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कम है, हॉस्पिटलाइजेशन की दरें कम है, जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं उनके जो इन्फेक्टिव मार्कर्स अपन करा रहे थे जो डेल्टा में बहुत ज्यादा आ रहे थे, इस बार सबके CRP, डी डाइमर दे आर क्वाइट विद इन रेंज। पेशेंट का ICU में स्टेप अप बहुत कम रेंज में हो रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत कम हो रही है। तो म्यूटेट होकर वायरस कमजोर हुआ, आप ये कह रही हैं, या हम मजबूत हो गए हैं वैक्सीन के कारण? आई थिंक इट शुड बी बोथ, बट हमने ये देखा जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स नहीं है उनमें भी ये माइल्ड सिम्टम्स ही कर रहा है। ओके, ठीक है। तो एक सवाल और मेरा लीजिए डॉक्टर शीतू, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए अभी तो हम पोस्ट कोविड इफेक्ट्स को ही सॉल्व करने में लगे हैं, जो डेल्टा के हो या दूसरे के, लेकिन पोस्ट ओमिक्रॉन को लेकर तो हम श्योरिटी के साथ कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, असर नहीं कर रहा, कमजोर है, सारी बातें एक तरफ, लेकिन संक्रमित तो कर रहा है। हो सकता है उसका जो भी इफेक्ट है वो बाद में दिखे, हम अभी तो नहीं कह सकते। ये बहुत इन्फेक्टिव है, दैट इज वन थिंग, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेल्टा कि ये बहुत इन्फेक्टिव है, स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है। आप ये देख लीजिए, डेल्टा को बाईपास करके अब ओमिक्रॉन ही मिलेगा। अपन एक्चुअली जीनोम सीक्वेंसिंग इतना नहीं करा पा रहे, अपने को सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट मोस्ट लाइकली ये सारे ओमिक्रॉन निकलेंगे। ये टाइम ही बता पाएगा कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है। अभी कहना इट इज टू प्रीमेच्योर, बट हैविंग सेड दैट, जो साउथ अफ्रीका से डेटा आया है कि करीब जो अपना महीने भर का अभी फॉलो अप में इसका कोई अलग स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है पोस्ट 1 मंथ, क्योंकि 24 नवंबर से ये आ गया है, तो अपने पास जो 1 महीने का डेटा है उसमें इसके कोई नए सिम्टम नहीं है, कोई नए मैनिफेस्टेशंस नहीं है। ठीक है डॉक्टर समीर, अब देखिए साइंस के जानकार एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और फिर किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। मैं आपकी उसी एबिलिटी पर अपने सवाल का जवाब चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं? क्या इसका कोई पीक होगा? अगर पीक होगा तो कब तक आ सकता है? यानी आने वाले दिन कैसे होंगे, कम से कम अगले 2 या 3 महीने? देखिए अभी करंट हम सिनेरियो देखें, जिस तरह से इसका जो डबलिंग रेट है वो काफी फास्ट है, तो पीक इसका अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा से पहले ज्यादा जल्दी पीक इसका आने की संभावना है, पहली बात। दूसरा, कुछ और इस तरह का डेटा भी हमारे पास आने वाला है, वो उतना ज्यादा हमारे पास अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है कि ये हमारे जो वनरेबल ग्रुप्स है उनको किस तरह से ये अफेक्ट करेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे री इन्फेक्शन वाले आ रहे हैं, जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ था, उनके अंदर निश्चित तौर पे माइल्ड देखा जा रहा है, डबली वैक्सीनेटेड है,
पर अभी स्पेसिफिकली हमारा एक सर्टेन एज ग्रुप है जो वनरेबल है काफी ज्यादा, हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं और हमारी जो भी अदर किसी भी रीजन से लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, उनके ऊपर इसका किस तरह से इफेक्ट रहेगा वो एक बार देखना जरूरी है। और इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन पे हमारा जो बर्डन है, क्योंकि स्पेशली सबसे ज्यादा देखा जाता है पेंडेमिक के अंदर कि हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह का बर्डन आने वाला है। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों को होम आइसोलेट कर रहे हैं, बट जब ये दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हम कितने लोगों को होम आइसोलेट कर पाएंगे। अभी फिलहाल अगर हम टेस्टिंग वाला ट्रेंड भी देखें तो एक कोई पर्सन अपना टेस्ट कराने आता है, वो पॉजिटिव आ जाता है तो पता लगता है पूरी फैमिली। बट होम आइसोलेशन कितना परमानेंट सॉल्यूशन है? मान लीजिए अगर कोई होम आइसोलेशन में है और उसको शाम को मन किया कि बाहर जाके चाय ही पियाऊं तो वो पी आएगा, हम ऐसे ही हैं। हाँ, तो होम आइसोलेशन वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होम आइसोलेशन वाला तो चलिए क्लियर कट है कि उसको पॉजिटिव है और उसको रहना है आइसोलेशन में, पर अभी बहुत सारे केसेस ऐसे भी है जो एसिम्प्टोमेटिक भी है, तो एसिम्प्टोमेटिक भी एज अ सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके अंदर एक चीज देखिए कि काफी सारे लोग सिम्प्टोमेटिक भी है पर वो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं अपनी जांच कराने के लिए, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है उसके अंदर जनरली ज्यादातर लोगों को सबको ये होती है इस तरह के जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो मुझे इस तरह के सिम्टम होते ही हैं और जांच भी नहीं कराते, तो वो भी एज अ सुपर स्प्रेडर का काम करते हैं। तो जो ये केसेस हम देख रहे हैं जो इतनी गतिशील हो रहे हैं, बट आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि आगे हम अजम्पशन इसके लिए, देखिए बहुत ज्यादा हम, क्योंकि हमारे लिए अभी जो नोन है वो ये है कि हाँ ये बहुत ज्यादा इंफेक्शियस है, संक्रामक है, बट हाँ इसके पोस्ट कोविड इफेक्ट क्या रहेंगे वो अभी जैसा बताया अभी डॉक्टर साहब ने, वो हम लोगों के पास उस तरह का डेटा भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप विदेशों की भी देखिए वहां पर भी ये पीक में चल रहा है, चाहे आप यूके देख लीजिए चाहे आप यूएस देख लीजिए, तो अभी इस तरह का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो निश्चित तौर पे अभी हमारे लिए जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि हम जो संक्रमण दर है उसको कितनी नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से थोड़ा कंपैरेटिवली इंप्रूव हुआ है, पर जो मैन पावर है वहां पे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अगर संक्रमित हो जाते हैं तो अगर हम 5 दिन भी 7 दिन भी उनको क्वारंटाइन करें तो कहीं ना कहीं तो स्थिति गड़बड़ होती है। मैन पावर इफेक्ट पड़ता है और मेरे ख्याल से इसीलिए वो बूस्टर डोज की बात आई फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, लेकिन ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए और सबसे पहले उन्हीं का सुरक्षित होना जरूरी है। डॉक्टर शीतू, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूं कि देखिए अभी वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि वो संक्रमण की चपेट में नहीं आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, जो नहीं है वो तो आ ही रहे हैं। अब उस पे ये भी एक डाउट है कि जिन्होंने वैक्सीन ली उनके शरीर में असर हो सकता है कि कम हो गया हो। ये कोई आइडियल कंडीशन नहीं है फाइट की, यानी तीसरी लहर किसी भी दिशा में जा सकती है, रैंडमली एक पिंग पोंग बॉल है, उछाल दी, अब वो कितनी भी उछल सकती है वाली स्थिति है। वैक्सीन जो है ओमिक्रॉन पे कितना असर करेगा ये कह नहीं सकते हैं, पर ये बात जरूर है कि वैक्सीन प्रोटेक्ट करेगा सीवियर कोविड से, हॉस्पिटलाइजेशन से, आईसीयू एडमिशन एंड वेंटिलेटर पे जाने की कंडीशन से। ये जरूर देखा गया है कि जैसे जिन्होंने जनवरी जैसे लास्ट ईयर में लगवा लिया था उनका एंटीबॉडी लेवल ड्रॉप डाउन हो गया है। तो अपने ही देश में नहीं बाकी देशों में भी बूस्टर लगने चालू हो गए हैं, और वही उसी प्रायोरिटी लिस्ट से कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनके कोमॉर्बिडिटीज हैं, एल्डरली जो हैं जिनको 6 महीना हो गए वो अपना बूस्टर जरूर लगा लें। बिकॉज अपन पहले भी देखें, अगर हिस्ट्री से भी लें तो जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है हर साल अपन लगवाते हैं क्योंकि उसकी एफिकेसी साल भर तक रहती है। इन्फ्लुएंजा भी म्यूटेट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार कोविड भी म्यूटेट कर रहा है, इसमें कोई पैनिक करने की बात नहीं है, दिस इज नॉर्मल वायरल टेंडेंसी। तो ये म्यूटेट करेगा, अभी अपन ये वैक्सीन लगा रहे हैं, हो सकता है ओवर द टाइम ये वैक्सीन को भी थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहे और हर साल एक नया वैक्सीन आ जाए। ठीक है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। डॉक्टर शीतू, देखिए बुरा मत मानिएगा, आप भी मेरे साथ पूर्व में कुछ डिस्कशंस में बैठी हैं लाइव पर, और डॉक्टर समीर भाटी भी मेरे साथ कई बार चर्चा में बैठे हैं। जिसे WHO ने कहा वेरिएंट ऑफ कंसर्न, उसे लेकर बहुत कैजुअल वे में एक्सपर्ट्स की राय मैं देख रहा हूं, क्योंकि ठीक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, मान लिया, लेकिन वो उस तरह के इफेक्ट नहीं दिखा रहा है जैसा कभी डेल्टा दिखाया करता था, है ना। तो इसके पीछे कारण क्या है? मतलब हम तीसरे लहर से डरें
न डरें, क्या करें? देखिए, सबसे जरूरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन। यही 3 हथियार हैं हमारे पास में, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जब बीमार हैं तब तो हॉस्पिटल रहेगा ही, पर ये तीनों चीजें तो अपने को कम्युनिटी लेवल पे करनी होगी, जो हम नहीं कर पाएंगे। बट ये एज पब्लिक फॉर योर ओन सेफ्टी आप ये तीनों चीजें फॉलो करें। रिगार्डिंग केयरलेसनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एंड आई थिंक दिस टाइम वी आर मोर वाइजर एंड वी आर मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारे पास इसमें नॉलेज है फ्रॉम द डेल्टा। एंड दिस टाइम यही अभी तक जो स्टडीज आई हैं कि दिस इज अ माइल्डर वर्जन, सो वी आर नॉट केयरलेस, वी आर हैप्पी, एजुकेटेड, डॉक्टर जीतू, आई एम वेरी सॉरी अगर आपने केयरलेस शब्द सुना, मैंने कैजुअल कहा था। अच्छा, कैजुअल, वी आर नॉट कैजुअल। मतलब कंसर्न के पैरेलल एक कैजुअलनेस दिख रही है बातचीत में या सुझावों में, तो वो कैजुअलनेस शायद इसलिए है क्योंकि उतना खतरा नहीं महसूस कर रहे हैं हम जितना डेल्टा से किया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी पेशेंट्स एडमिट है, दे आर मेंटेनिंग रूम एयर पे सैचुरेशन, उनके मार्कर्स ठीक चल रहे हैं, और काफी पेशेंट्स होम क्वारंटीन में ही इलाज ले रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेल। तो एक नॉर्मल फ्लू टाइप पैटर्न आ रहा है, जिसके कारण हम हो सकते हैं कैजुअल है, बट वी आर रेडी, बिकॉज हम वो मॉनिटरिंग पैरामीटर्स जो हमने डेल्टा के लिए यूज किए थे ठीक उसी प्रकार यूज कर रहे हैं, बट थिंग्स आर डूइंग ओके, तो पैनिक भी नहीं करना। इससे बहुत कंफर्ट मिलता है। मतलब डेल्टा के वक्त जो आवाज में या बॉडी लैंग्वेज में एक पैनिक मोड था, वो अगर कैजुअल मोड में आया है तो उससे कंफर्ट तो मिलता है डॉक्टर शीतू। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आपने जैसे कहा कि मास्क, 2 गज की दूरी, अब हो क्या गया है कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक छोटे सा बच्चा अगर कहीं गाना गा दे तो वो पूरे देश में वायरल हो जाता है, लेकिन अगर हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो वायरल नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी चीज़ मांग ली हमने देशवासियों से कि आप अपना सहयोग दीजिए। मुझे तो आजकल कुछ कुछ ऐसा ही महसूस होने लगा है। डॉक्टर समीर, अब हमने देखा है चीज़ें किस तरह से बिगड़ती हैं, और हमने देखा है उसका जिम्मेदार कौन कौन है। आप उनको बोलने जाएंगे तो वो नहीं मानेंगे, ठीक है। आज अगर कोई सजेशन देता है कि चुनावी रैलियां रोक दो तो वो नहीं मानेंगे, वो उनके जीन में ही नहीं है, वो एक अलग ही तरह का वेरिएंट है सियासत का, उस पर मैं ना जाऊं। लेकिन अगर आम लोगों से बोलें तो वो भी एक अलग तरह का वेरिएंट लेकर इस देश में घूम रहे हैं। वो वेरिएंट ये है कि हम तो नहीं सुधरेंगे। तो ये कहां तक ले जा सकता है तीसरी लहर को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ चीजें जो हम बता रहे हैं कि नहीं ठीक है, ये माइल्ड है, ये बात तो ठीक है, अभी जिस तरह का डेटा आ रहा है, पर ये बहुत डायनामिक चीजें भी है। मतलब क्या हो रहा है, कोविड के अंदर जिस तरह से देख रहे हैं, नई नई चीजें रोज आ रही है, और हम दोबारा हमें एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह से डबलिंग रेट बढ़ती जा रही है दिल्ली में, जिस तरह से 10,000 केसेस आज ज्यादा हो गए। दूसरा एक चीज और है कि कहीं ना कहीं जब ये केसेस बढ़ जाते हैं तो जो हमारे नॉन कोविड केयर है वो बहुत अफेक्ट होती है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि जो और दूसरे वाले मरीज है जिनको और जरूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं कोविड केसेस बढ़ने की वजह से, संक्रमण बढ़ने की वजह से वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने इलाज के लिए। और जब कई बार नॉन कोविड जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती उस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन की, पर वो भी बेड ऑक्यूपाइड कर लेते हैं बहुत कई रीजन की वजह से। तो उस वजह से भी जो नॉन कोविड केयर है वो काफी चीजें अफेक्ट हो जाती है। रही बात जो लोगों की जो केयरलेसनेस बिहेवियर वाली है, देखिए इसमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क का तो जिस तरह से हम बता ही रहे हैं, पर मास्क भी अब आप ये देखिए कि मास्क लगा भी रहे हैं तो किस तरीके से लगा रहे हैं। वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि अगर सरकारों ने चालान कर दिया तो फिर उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया, पर वो मास्क वाला तो बिल्कुल देखिए कुछ चेहरों पर तो मास्क नथनी की तरह लटका है और कुछ चेहरों पर मास्क गले में नेक बैंड की तरह पड़ा हुआ है। उस बारे में तो कहना ही बेकार है। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो वो तो मैं हर जगह देख रहा हूं कि उसकी धज्जियां उड़ी हुई हैं और हम उस पर बार बार अपील भी करते हैं। डॉक्टर समीर, आप ही ने कई बार समझा लिया है हमारे ही चैनल पर, और भी कई एक्सपर्ट्स हैं, कई बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इस बात को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि और किस तरह से इस देश को समझाया जाए। सभी ने अपनों को खोया है, सभी ने मुसीबतें झेली हैं, सभी अपने घरों में बंद रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक बार फिर एक सीरियस क्वेश्चन की तरफ डॉक्टर समीर मैं जा रहा हूँ। अभी हम 15 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। हमने ये 12 से 18 नहीं रखा, उसके पीछे चाहे जो भी रीज़न हो।
लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे या जो रिसर्चेज हुई थी वो 12 से 18 पे हुई थी। हमने फैसला किया कि हम 15 से 18 को वैक्सीनेट करेंगे। ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट तो कर रहा है और उन पर उसका किस तरह का पोस्ट ओमिक्रॉन इफेक्ट होगा ये किसी को पता नहीं। और दूसरी बात, खुदा ना खास्ता एक और नया वेरिएंट आ गया, जैसे कि फ्रांस में मिल ही गया है सबसे नया वेरिएंट IHU या ICU ऐसा कुछ नाम है उसका, तो सावधान।